जो रिफॉर्म कर रहे थे अपने समाज की, जो इविल्स है, सोसाइटीज की जो इविल्स है, वुमेन्स के प्रति सोसाइटी जो है क्या इविल्स रखता था 200 ईयर्स पहले, वो कैसे सुधार हुई, अपने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था। तो उसमें जो महान रिफॉर्मर्स थे उनका एक एक करके अपने इस तरह से टेबल बनाई थी, और उसमें आपने होमवर्क किया था याद रखने के लिए। इसी प्रकार की टेबल क्या है अपने कास्ट रिफॉर्म, लोअर कास्ट के खिलाफ जो इविल्स 200 ईयर्स पहले जो होते थे, काम में लिए जाते थे अपर कास्ट के द्वारा, उन उन जो विचारों को लोअर कास्ट के खिलाफ जो थे कि ये पोल्यूटिंग है, ये वो जो विचार थे उनको कैसे किन्होंने बदला, ये अपने टेबल के अंदर लिखा है। टेबल मैंने बना दी है और आपका होमवर्क भी कर दिया मैंने, कहने का मतलब है कि इसको फिलअप भी कर दिया। तो अब आप इसको थोड़ा लर्न कर लो, 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। कास्ट रिफॉर्म, व्हाट डू यू मीन कास्ट रिफॉर्म्स, इविल्स, how the reformers eradicates the evils, what were the activities and what were the organizations of their। तो सबसे पहला राजा है, राजा राममोहन राय, जिसको राजा की उपाधि दी थी ना, टाइटल दिया था अकबर सेकंड मुगल एम्परर ने। तो राजा राममोहन राय यहाँ भी सुधार के लिए तैयार हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज कास्ट क्रिटिसिज्म ऑफ अपर कास्ट, कि आप अच्छा बिहेव नहीं करते हो लोअर कास्ट के प्रति। तो एक वातावरण, इन्वायरमेंट तैयार कर दिया राजा राममोहन राय ने। और सबूत के तौर पर उन्होंने क्या है कि बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर थे, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, उनका हवाला दिया करते थे कि बौद्ध धर्म जो है इसमें तो कोई कास्ट अनइक्वलिटी का कोई भी टेक्स्ट, कोई विचार, कोई इविल्स इसमें है ही नहीं। क्योंकि बुद्धिस्ट का तो एक ही बात है ना कि ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, ये दुख है। बुद्धिस्टों की तो ये फिलोसॉफी है कि ये दुनिया जो है ये दुख है, और दुख का कारण है अपनी जो इच्छाएं वो आ जाए, वो न चला जाए, सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए, ये दुख का कारण है। इच्छाएं जो है दुख का कारण है। इच्छाओं को यदि खत्म कर दोगे तो दुख भी खत्म हो जाएंगे। और इच्छाओं को खत्म करने के 8 उपाय भी बता दिए, जिसमें समाधि वगैरह भी है, ध्यान, समाधि, धारणा, ये सब जो अद्वैत में भी है, अद्वैत वेदांत में भी है ये उपाय आत्मा को पहचानने के लिए। बुद्धिस्टों ने भी यही 8 मार्ग अपनाए, अष्टांगिक मार्ग। बस इतना ही है, जात पात के बारे में और ऊंच नीच के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कुछ नहीं मिलता। तो इसका हवाला देकर क्या है कि राजा राममोहन राय जो है क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम, ये सिस्टम ही खराब है ये कास्ट वाला, वो क्या करते थे। क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन के फॉलोअर थे ना राजा राममोहन राय के। अब परमहंस मंडाली जो है, दूसरे रिफॉर्म परमहंस मंडाली, ये जो ट्रेडिशनल भक्ति थे, रामानुजाचार्य की या मध्वाचार्य की, जो वल्लभाचार्य जी की जो भक्ति थी, आप ये देखते भी हो, भक्ति जहां भी है वहां क्या है, ऊंची कास्ट का है कि लोअर कास्ट का है वहां देखा नहीं जाता। वो यदि
भगवान का कीर्तन कर रहा है, चाहे वो फिर वो रैदास हो, चाहे वो चैतन्य हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे फिर एक से समझे जाते हैं। मतलब ट्रेडिशनल भक्ति के अंदर स्पिरिचुअल इक्वलिटी है, वहां कोई जात पात का कोई लेना देना नहीं है। भजन मिलकर करो, सारे करो, भगवान में श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। ये परमहंस मंडाली ने बॉम्बे के अंदर फैलाया इस तरह से कि भक्ति करो, कास्ट कहाँ अड़े आएगी, अपर कास्ट भी वहीं आएगी, लोअर कास्ट भी वहीं आएगी। भगवान की भक्ति करो, स्पिरिचुअल यूनिटी, इक्वलिटी, ये बॉम्बे में परमहंस मंडाली जी हुए। क्रिश्चियन मिशनरी जो है अपना क्रिश्चियन धर्म फैलाना चाहते थे, तो कुछ न कुछ लालच तो देंगे ना वो। तो उन्होंने देखा कि अपर कास्ट तो है, ये तो क्या है कि ब्राह्मणों के प्रभाव में ये तो अपने कंट्रोल में आ नहीं सकते, ये तो क्रिश्चियन बन नहीं सकते, तो क्या किया जाए। जो लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट और जो ट्राइबल्स ग्रुप में संथाल, मुंडा वगैरह, ये गोंड खोंड जो भी है, उनके अंदर घुसकर बोला आप क्राइस्ट की कृपा आपको मिलेगी यदि आप ईसाई धर्म अपना लेते तो। इफ यू अडॉप्टेड द क्राइस्ट रिलीजन, you will be benefited, you will be enlightened. एंड क्रिश्चियन मिशनरीज ने ये लालच देकर स्कूल का, पैसों का, और इन्हीं लोअर कास्ट को पैसा देकर उनको क्रिश्चियन बना दिया, तो वो लोअर कास्ट में रहे ही नहीं। कोई बौद्ध बन जाता है, वो लोअर कास्ट में रहा ही नहीं, तो उसके खिलाफ क्या अत्याचार होगा, क्या ऑपरेसिव मेथड अपनाए जाएंगे अपर कास्ट के द्वारा, कोई नहीं, तो उन्होंने चेंज कर लिया। इसी प्रकार से क्या है कि इंडस्ट्रियल युग आ गया था, इंडस्ट्रीज अभी भी इंडस्ट्रीज का चल रहा है, तो फैक्ट्रीज और आर्मी, आर्मी के अंदर देखते हो आप, वहां कोई जात का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। कोई जात पात धर्म को कोई मानता है तो उसको आर्मी में नौकरी नहीं दी जाएगी। एक लोअर कास्ट मानी जाती है महाराष्ट्र में, महार, महार, जिससे क्या है कि अम्बेडकर साहब थे, बी आर अम्बेडकर महार थे, ये लोअर कास्ट थी, लेकिन ये तो आर्मी में भर्ती थे। महार रेजिमेंट थी एक अंग्रेजों की। वो बात दूसरी है कि अंग्रेज अपना कोई भी प्रिंसिपल पॉलिसी लगाते थे तो अपना कोई न कोई वो स्वार्थ देखते थे, इससे ये फायदा होगा तो इसलिए ये करो। आर्मी के अंदर यूनिवर्सल सर्विस कंडीशंस, नो कास्ट क्रीड एक्सेट्रा, और इसके ऊपर आंच आई सैनिकों के ऊपर, जब जब आंच आई तो उबलते रहते थे अंदर, और 1857 की म्यूटिनी के अंदर क्या है वो सामने आई, मंगल पांडे वगैरह, मेरठ छावनी के 86 फौजी सोल्जर्स जिनको कैद किया गया, तो ये बातें हुई। फैक्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज में क्या होता है, लेबर विदाउट कास्टिज्म, वहां लेबर ही नाम है, वहां ये नहीं है कि आप लोअर कास्ट के हो या अपर कास्ट के हो, आप एससी के हो, एसटी के हो, ये कोई पहचान नहीं है, वहां तो आप लेबर ही हो। फैक्ट्रीज में, आर्मी में आप सोल्जर ही हो, ऐसा कोई नहीं बोल सकता वहां पर कि आप अपर कास्ट से हो, आप लोअर कास्ट से हो। ये जिस दिन बोल दिया, नौकरी गई। तो फैक्ट्रीज और आर्मी ने भी काफी हेल्प की लोअर कास्ट का जो टैबू था उसको मिटाने का। इस कारण से क्या है कि जो लोअर कास्ट के जो विलेजेस में रहते थे वो सिटीज में मूवमेंट हो गए। सिटीज
में आ गए विलेजेस से सारे के सारे। अब क्या है कि ईस्ट सेंट्रल इंडिया के अंदर क्या है कि घासीदास जी थे। सेंट्रल इंडिया में घासीदास जी थे। उन्होंने सतनामी मूवमेंट चलाया। उन्होंने कहा कि आदमी है, आदमी सारे बराबर है, इक्वलिटी और जस्टिस। ये आज संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14 के अंदर 15 में लिखा हुआ है, इक्वलिटी एंड जस्टिस, समता, सबको समता, समता, न्याय, सबको न्याय, बराबर न्याय। ये नहीं कि ये तालुकेदार है तो इसको क्या है कि वह न्याय देने के लिए जज उसके घर जाएगा, और एक गरीब है उसको उस जज के सामने वहां आना पड़ेगा। ये तो होता ही नहीं है, आज भी देखते हो अदालत में सबको जाना पड़ता है। इक्वलिटी एंड जस्टिस, जस्टिस के मामले में भी इक्वलिटी। हरिदास ठाकुर इन ईस्ट बंगाल, जो आजकल बांग्लादेश है, वहां हरिदास जी ठाकुर हुए। उन्होंने क्या, उन्होंने और ही तरीका अपनाया। उन्होंने जोरदार एक्टिविटी की। जो ब्राह्मणों के लिखे हुए जो ग्रंथ थे सारे, और उसी को पढ़कर उसी का हवाला देकर कहा कि लोअर कास्ट को टैबू मानने वाला कोई भी बात इस ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में नहीं है, आप कहां से लाए हो अपर कास्ट वालों। तो इक्वलिटी और जस्टिस पर इन्होंने, ठाकुर साहब ने जोर दिया, ये तरीका अपनाकर। नारायण गुरु, केरल में, नारायण गुरु का नाम लेते केरल में जाना पड़ेगा आपको। वहाँ एक लोअर कास्ट है, एज जावा, एज जावा कास्ट है वहाँ। उस एज जावा लोअर कास्ट से थे नारायण गुरु। उन्होंने उन्होंने एक स्लोगन ही दे दिया। उन्होंने एक स्लोगन ही दे दिया, यूनिटी ऑफ ऑल, यूनिटी ऑफ ऑल के लिए सब बराबर है, इसके लिए एक स्लोगन ही दे दिया उन्होंने, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। केरल से ये स्लोगन आ गया लोअर कास्ट के हितों के लिए। नो अपर नो लोअर कास्ट, वन वन वन, यूनिटी ऑफ ऑल। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में, उन्होंने एक सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ये, और इनका इन्होंने क्या है कि इन्होंने भी एक नया स्लोगन तैयार कर लिया कि द्रविड़न और आर्यन, जो ये ब्राह्मण है ये नॉर्थ से आए हुए हैं, आर्यंस है। अपर कास्ट जो सारी है वो आर्यंस है, और ये फॉरेनर्स हैं, इंडिया के अंदर फॉरेन से आए हुए हैं, ये अटैकर्स हैं, आक्रांता हैं ये। और इन्होंने जो द्रविड़ है वो मूल है, ओरिजिनल है इंडिया के। ये इंडिया की जो लैंड है ये तो क्या है कि द्रविडियंस की है। ये तो आके क्या है कि हमारी लैंड के ऊपर कब्जा किया, द्रविडियंस को सबड्यूड किया, और द्रविड़न को हराया और लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, ये नॉर्थ आर्यन अपर कास्ट वाले। तो ये जो इंडिया है ये तो लोअर कास्ट की है। ज्योतिबा फुले ने ये एक्टिविटी शुरू कर दी ये। और ये और भी अच्छे, इनकी जो वाइफ थी वो लोअर क्लास की जो गर्ल्स थी उनको पढ़ाया करती थी, पढ़ाई लिखाई में समानता के लिए ये सारा ये काम किया करते थे। और इनका इम्पोर्टेंट काम ये था कि 1873 में, ये लिख लेना भैया, ज्योतिराव ने 1873 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी।
और लगभग उसी समय क्या है, अमेरिका में जो काले लोग थे उनको दास बनाकर, जो है ना, गोरे लोग जो है कालों को दास बनाकर उनको लेबर का काम करवाया करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सप्लॉयटेशन करते थे कालों का। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि लोअर कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। उस किताब के अंदर गुलामगिरी में ये बात लिखी उन्होंने, और किताब को डेडिकेट किया उन्होंने कि अमेरिकन्स जो स्लेव्स हैं उनके नाम, डेडिकेटेड उनके नाम उन्होंने इसको, किताब को डेडिकेट किया। और वैसे क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ाई करी थी ज्योतिराव फूले ने, और वहाँ जो गोरे क्रिश्चियन थे उनके खिलाफ, जो काले जो दास थे, स्लेव थे, उनके लिए उन्होंने उस गुलामगिरी किताब को डेडिकेट किया। गुलामगिरी किताब के बारे में थोड़ा बहुत जानना उससे क्वेश्चन आता है, यानी डिवोटेड टू अमेरिकन स्लेव। बी आर अम्बेडकर, खास तो रहेगी बी आर अम्बेडकर, आप स्पेशल नोट डालकर इसमें बनाना है बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर जी के बी आर अम्बेडकर। ये इनको उच्च पढ़ाई के लिए क्या है कि यूएस से, अमेरिका से फेलोशिप मिल गई थी, तो वहाँ पढ़ने के बाद में ये 99 में वापस लौटे, 99 में वापस लौटे। और गांधी जी लौटे थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। ये 99 में यहाँ लौटे और उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इनका जो महत्वपूर्ण काम था, 1927 से ये 3 बार लोअर कास्ट के ग्रुप के साथ क्या है कि मंदिरों में घुसे, क्योंकि मंदिरों में लोअर कास्ट का घुसना मना था कि आपके अलग मंदिर में लाओ, अपर कास्ट के मंदिर में यू आर नॉट अलाउड। लेकिन इन्होंने क्या है कि एक ग्रुप बनाकर 3 बार, 3 टाइम्स टेम्पल एंट्री मूवमेंट किया इन्होंने, अम्बेडकर जी ने टेम्पल एंट्री। और सारी उम्र क्या है कि अपर कास्ट, हायर कास्ट या अपर कास्ट के खिलाफ लिखते रहते थे। हालांकि ये लोअर कास्ट में नहीं रहे थे, ये लोअर कास्ट में नहीं रहे थे, क्यों? वैसे प्रैक्टिकल देखा जाए तो महार रेजिमेंट आर्मी के अंदर, तो महार तो वैसे ही अपर थे। महाराष्ट्र में जो महार भर्ती की सेना की, वो अपर कास्ट के तौर पर की थी अंग्रेजों ने, महार रेजिमेंट। और ये महार थे, उच्च शिक्षित थे। लेकिन ये लोअर कास्ट में, मतलब ये माना जाएगा थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनकी इनकी जो वाइफ थी वो भी ब्राह्मण थी, उच्च कास्ट की थी। भाई इन्होंने वाइफ भी क्या है कि लोअर कास्ट से नहीं ली, अपर कास्ट से ली। और लोअर कास्ट में ये रहे भी नहीं। ये बौद्ध बौद्ध टेक्स्ट से प्रभावित हुए ये, कि वहाँ कोई जात पात का और कोई सिस्टम नहीं है, तो ये हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। दैट इज वाई बी आर अम्बेडकर कांट बी कॉल्ड एन एससी, शेड्यूल कास्ट नहीं कह सकते हम। बौद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने पढ़ाई करके। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको शॉर्ट में पेरियार कहा करते थे साउथ में, तमिलनाडु में पेरियार, अन्ना अन्ना कहा करते, पेरियार कहा करते थे ये तमिलनाडु में। इंडिजेनस फॉर, वही सिस्टम महात्मा फुले जैसा ही, वन, ये मतलब क्या, द्रविड़न और आर्यन। ये पेरियार क्या है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे,
लेकिन बाद में ये कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी उन्होंने। जो डीएमके पार्टी का जो आज राज है तमिलनाडु, वो पेरियार से ही निकली हुई पार्टी है। वो कांग्रेस से अलग हुए थे डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। तो पेरियार जो तमिलनाडु में था, उन्होंने कहा कि ये द्रविडियंस की लैंड है, इनकी यही इंडिजीनियस है, मतलब मूल जो वासी है ये द्रविडियन है। नॉर्दर्न तो क्या है, अटैकर्स हैं, आए हुए हैं ये। इस तरह का इन्होंने एक थ्योरी या एक्टिविटी फैलाई पैम्पलेट्स और अखबार के माध्यम से। और इन्होंने एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया कि लोअर कास्ट जो है अपना सेल्फ रेस्पेक्ट समझे, सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आप को, खुद को सुपीरियर ही समझे, इन्फीरियरिटी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने और वो हमेशा क्या है कि जो भी सनातन धर्म की जो बुक्स थी, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे भगवत गीता हो, जो भी हिंदू स्क्रिप्चर था, सबकी बुराई किया करते थे कि ऑल आर दीज बुक्स आर इविल्स, बी ट्रीटेड एज इविल्स। इनको कोई पढ़ना नहीं है, लोअर कास्ट को इनको पढ़ना नहीं है, उनको ये था। वो बात दूसरी है, वो रिफॉर्मर कहलाए पेरियार जी, कि ये औरतों का भला करते हैं, ये लोअर कास्ट का भला करते हैं, सबका भला करते हैं। जब उनकी वाइफ की और उनकी खुद की उम्र का गैप देखें तो 40 इयर्स का था। शायद वाइफ का नाम नारायण अम्मा था। वो 40 ईयर छोटी थी, और ये जब 70 से अबोव हो गए थे तब इन्होंने उससे 30 साल की महिला से शादी की थी, पेरियार साहब ने। लेकिन ये रिफॉर्मर थे। इसी प्रकार से अब ये इन्होंने जो समाज सुधारने की जो बातें चलाई और चलाई, तो जो अपर कास्ट के जो हिंदू, कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, नॉट मॉडरेट बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जो अभी भी उनके मन में पच नहीं रहा था कि सुधार क्यों हो रहा है, ये बातें क्यों हो रही हैं। उन्होंने रिएक्शन के तौर पर ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जो अपर कास्ट खोली। जैसे उन्होंने कि भारत धर्म महामंडलम, भारत धर्म महामंडलम, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं की एक संस्था थी जो इन विचारों के एंटी थी, ऊपर वालों के। सनातन धर्म सभा, ये भी ऊपर वालों के एंटी थी। हर एक रिएक्शन, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना जिंदगी में। चाहे हर एक घटना को देख लो, चाहे फिजिक्स में देख लो, चाहे किसी साइंस में देख लो, चाहे धर्म में देख लो, चाहे अपने सोसाइटी में देख लो, हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन के तौर पर क्या, ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जो प्रकाश हुई, इन्होंने ये संस्थाएं, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना दी। ये तो रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए और मैंने ये बता दिए। अब आप क्या है कि जो लोअर कास्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बने और इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए, वो कौन व्यक्ति थे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, ये और इन ऑर्गेनाइजेशंस का और इन रिफॉर्मर्स का क्या रोल था, क्या एक्टिविटी थी, और इसका प्रभाव क्या पड़ा। आप ये जो मैंने इधर लिखा है, इसको इसमें सेट कर लेना आप, वन बाय वन। आपका होमवर्क इसमें ये है, क्योंकि इधर वाला तो मैंने आपका होमवर्क
मैंने कर दिया। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आता है केशव चंद्र जी सेन का। केशव चंद्र सेन बंगाल से थे। उन्होंने 1830 में एक ब्रह्म समाज की स्थापना की। वैसे ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय ने बनाया था, उसको उसमें फाड़ हो गया था, नया इन्होंने बना लिया केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज। ये मूर्ति पूजा और जो बलि दी जाती थी, पशु बलि, मूर्ति पूजा, अगेंस्ट आइडोलेट्री एंड सैक्रिफाइस, किसी भैंसे की बलि दी जाती थी, किसी बकरे की बलि दी जाती थी। तो केशव चंद्र सेन वाज अगेंस्ट आइडोलेट्री एंड सैक्रिफाइसेस। इनका एक ही काम था, ये ब्रह्म समाज का, ये बुराई मिटानी है हमें। विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कैलकाटा में प्रोफेसर थे श्रीमान, और इटली के कोई मेजनी दार्शनिक हुए थे, उन्होंने यंग इटली एक संस्था बनाई थी, और वो कहते थे कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ऑफ एक्सप्रेशन, विचार प्रकट करने की आजादी, और वुमेन एजुकेशन। वो मेजनी बोला करता था वहां इटली में। उसकी नकल पर ही विवियन डेरोजियो ने यहाँ अपने कॉलेज में या यंग बंगाल 1820 में बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है यंग बंगाल। यंग इटली थी, उसकी नकल पर यंग बंगाल बना लिया। और जो स्टूडेंट्स थे इसके मेंबर यंग बंगाल के, वो क्या करते थे, वो कंपेन करते थे फ्रीडम ऑफ थॉट्स फॉर एक्सप्रेशन ऑन एंड वीमेन एजुकेशन के लिए, ये यंग बंगाल वाले। विवेकानंद जी की कहानी अलग है। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। गुरु जी के नाम पर उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, रामकृष्ण मिशन, और 1863 से 1902 तक इनकी लाइफ रही विवेकानंद जी की। बचपन का नाम इनका था नरेंद्र नाथ। गुरु के पास जाने की, रामकृष्ण परमहंस जो है वो साक्षात ईश्वर के दर्शन, देवी के दर्शन किया करते थे, ऐसा बोलते हैं बंगाल, साक्षात। और उनको बड़े परम ज्ञानी थे, वो परम ज्ञानी थे। ये नरेंद्र नाथ दत्त जो थे विवेकानंद जी, इनको किसी गुरु की तलाश में थी, कोई मिल नहीं रहा था इनको ज्ञान देने के लिए। इन्होंने नॉक किया गुरुजी को रामकृष्ण मिशन के यहाँ जाकर रात को। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने के अंदर से आवाज दी, कौन, हु आर यू। तो उन्होंने, नरेंद्र नाथ जो विवेकानंद जी थे, इन्होंने बाहर से ही आवाज दी कि गुरुजी यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं या परमात्मा हूं, या सिर्फ मिट्टी हूं, या सच हूं, या झूठ हूं। मैं यही तो जानने आया हूं आपके पास, मैं नहीं बता सकता मैं कौन हूं। और वहां रामकृष्ण परमहंस ने इनको शिक्षित किया, दीक्षा दी, और अहं ब्रह्मास्मि का मूल मंत्र दे दिया इनको कि मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मा। जो गीता में आता है ना कि मैं आत्मा हूँ, न मरता हूँ न जीता हूँ, मतलब मेरे को मार नहीं सकता, हवा पानी वगैरह जो है ना, कोई बायोस्फीयर मेरे को तंग नहीं कर सकता, और ये वो जो आता है वो गीता में, वो सारी एजुकेशन वेदांत की एजुकेशन थी, वेदांत। और उन्होंने उस एजुकेशन को नॉर्थ अमेरिका में, शिकागो शहर है वहाँ 1893 में क्या है कि एक
विश्व धर्म पार्लियामेंट की बैठक हो रही थी। विश्व धर्म पार्लियामेंट में हाउएवर ही वाज नॉट इनवाइटेड, बट ही मैनेज टू गो देयर एनीवे। और वहां जाकर जब उन्होंने भाषण शुरू किया, उन्होंने he took in that parliament only 5 minutes, only 5 minutes, no more than 5 minutes। उन गोरे अंग्रेजों को ये कह के 5 मिनट लिए, और जब बोलना शुरू किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी भी धर्म में इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं करता। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब कि आप में जो आत्मा है वही मेरे में है। वी आर इक्वल अकॉर्डिंग टू वेदांत धर्म। नो बॉडी इज डिफरेंट। सब में एक आत्मा है। ओनली वन स्पिरिट लिव इन यू एंड मी। तब उन्होंने क्या किया, ये कौन सा धर्म आ गया, ये कौन सा धर्म आ गया, अपने अंदर ही भगवान है, ये तो ठीक है ना। इसका रियलाइजेशन से तो बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। वो 5 मिनट ऐसा समझाकर जो वो जाने लगे, तो सारे के सारे क्या है कि वो गोरे जो थे, वंस मोर, नो नो, एक्सटेंड इट, एक्सटेंड इट। और वो घंटों तक बोलते रहे वेदांत के ऊपर। कोई भी, वो क्या कहते हैं ना, कोई भी हिला नहीं अपनी जगह से। कहने का मतलब ये है कि विवेकानंद जी ने क्या एक्टिविटी की कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सारे बराबर है, सारे के आगे वेदांती हैं। तो वेदांत धर्म का जो प्रचार है फॉरेन के अंदर, वो नरेंद्र नाथ यानी विवेकानंद जी ने किया है। बहुत किस्से हैं विवेकानंद जी के, तर्क तर्क से, बुद्धि से, अगले को 1 मिनट में बस में कर लिया करते थे। कहाँ गया ये, हाँ, आगे प्रार्थना सभा है, ये महाराष्ट्र में थी। ये भी क्या है कि मेनली विमेन एजुकेशन के लिए ट्राई करती थी, लेकिन लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए भी इन्होंने, प्रार्थना समाज वालों ने काफी काम किया बॉम्बे में, प्रार्थना समाज में। और वेद समाज चेन्नई में खोला गया। वेद समाज 1864 में चेन्नई में खोला गया। वो भी ये भी वुमेन और लोअर कास्ट अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते थे, वेद समाज चेन्नई। तो ये बातें सारी हिंदुओं के अंदर ही थी, क्या बुराई है? नहीं, मोमडन्स में भी थी, सिख सेक्ट में भी थी। तो वहां कोई रिफॉर्मर नहीं आया, नहीं बताया। बताया कैसे नहीं हुआ? सर की उपाधि थी, अंग्रेजों ने इसको, अहमद खान को, सैयद अहमद खान को। तो लिखते हैं सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में विराजते थे 1875 में, इन अलीगढ़ में। इन्होंने मिक्स, जैसे अरबिंदो, टैगोर कंबाइंड एजुकेशन के थे ना, कि वेस्टर्न प्लस ओरिएंटल, यहाँ का भी और वहां का भी साइंटिफिक टेक्निकल जो एजुकेशन है वो मिक्स करके पढ़ो, तब कल्याण होगा। तो इन्होंने मोहम्मडन्स के कल्याण के लिए इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब देसी, एंग्लो का मतलब ब्रिटिश, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला 1875 में मोहम्मडन्स को एजुकेट करने के लिए, कि कुरान को छोड़ो और साइंटिफिक नॉलेज जो है वो ले, तभी डेवलपमेंट होगा, तभी विकास होगा।
बाद में एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज था उसको कन्वर्ट कर दिया यूनिवर्सिटी में, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। आज भी है वो, वहाँ भी पढ़ाई होती है आज भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सर सैयद अहमद खान ने इस प्रकार से मोहम्मडन्स का अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की। अब सिक्स में, सिख को सिंह कहते हैं ना, सारे नाम अपने आगे सिंह लगा दें, स्वर्ण सिंह, मेजर सिंह, कैप्टन सिंह, राम सिंह, गुलाब सिंह, गुरदेव सिंह, सिंह लगाते हैं ये नाम के आगे। तो सिंह जो सभा थी, सिंह सभा मूवमेंट, ये अमृतसर में इन्होंने सबसे पहले 1875 में खोला, और बाद में ये लाहौर में भी खोला था इन्होंने इस मूवमेंट के ऑफिस को। और ये कहा करते थे इसमें मूवमेंट में क्या था कि ये जो जादू टोना सुपरस्टिशंस जो है ये सिखों में नहीं चलेगा। जादू टोना कोई सिख नहीं अपनाएगा, कास्ट सिस्टम कोई सिख नहीं अपनाएगा, जबकि कास्ट है इनमें। एक दूसरे से शादी करने से पहले देखना पड़ता है इनको कास्ट का, कि ये लोअर कास्ट का सिख है, ये अपर कास्ट का सिख है, इस तरह से। लेकिन मूवमेंट चलाया गया था कि इस तरह की बीमारियां नहीं होनी चाहिए, कास्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, और नॉन सिक्स जो कोई एक्टिविटी है वो सिखों में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि गुरु नानक देव की जो टीचिंग्स है, सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को ही अडोप्ट करना है, अपने को अपनाना है। तो ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रिफॉर्म्स किए गए, उनका ब्यौरा था। तो मैं समझता हूँ आपने जो वीमेन और लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट जो किया गया, आज आपको अचंभा लगता है पास में जो कि ऐसा भी होता था क्या, ऐसा भी होता था क्या। कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, उसका पता ही नहीं लगता कि ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, सारे इक्वल है। समाज में पूरी समानता व्याप्त हो गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है।